अभी आपने पिछले कुछ दिनों में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया होगा। नेटफ्लिक्स अब पहले जैसा नहीं रहा है। आजकल नेटफ्लिक्स पर प्रो हिंदू और प्रो नेशनलिस्टिक मूवीज की बाढ़ आ चुकी है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हिरण्यकश्यपु, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सोचा नहीं था कभी दोबारा दिखाई देगा। महाभारत एक ऐसे महायुद्ध की कहानी है जब सारा भारत धर्म और कर्म का फैसला करने के लिए एक जगह जमा हो गया था। इस युद्ध में किसी की विजय नहीं। महावतार नरसिम्हा से लेकर कुरुक्षेत्र हो या फिर कश्मीरी हिंदुओं की कहानी पर बनी बारामूला जैसी मास्टरपीस हो, हर तरफ एक हिंदुत्व का टोन दिखाई दे रहा है। और भाई साहब, इंटरेस्टिंगली बात सिर्फ इतनी नहीं है, अब नेटफ्लिक्स अपने पुराने जो शोज उसने एंटी हिंदू बनाए थे ना, उनसे भी दूरी बना रहा है। सेक्रेड गेम्स जो कभी नेटफ्लिक्स की एक फ्लैगशिप सीरीज हुआ करती थी, उससे अब नेटफ्लिक्स ने खुद को पूरी तरीके से डिसोसिएट कर लिया है। विक्रमादित्य मोटवानी की इंडियाज इमरजेंसी जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म जो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी, उसे भी नेटफ्लिक्स रिलीज नहीं दे रहा है। उसी तरीके से दिवाकर बनर्जी की 30 जो ओपनली एंटी हिंदू नैरेटिव पर बनी थी, उसे क्वाइटली कैंसिल कर दिया गया है। इनफैक्ट अनुराग कश्यप जो कभी नेटफ्लिक्स के डार्लिंग हुआ करते थे, अब वही उनको गालियां दे रहे हैं कि नेटफ्लिक्स वाले डरपोक हो गए हैं, डर गए हैं, हिंदुत्व के आगे झुक गए हैं। और इस पर नेटफ्लिक्स के जो सीईओ है ना, वो और मिर्ची डालते हुए कह रहे हैं कि भाई साहब, सेक्रेड गेम्स जैसी जो मूवीज है ना, उनको रिलीज करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पर देखिए, आज ये जितना कुछ भी हो रहा है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक यही नेटफ्लिक्स भारत का सबसे ज्यादा हिंदू फोबिक प्लेटफॉर्म माना जाता था। हर महीने कोई ना कोई एक ऐसा शो आता था जिसमें हिंदू धर्म, देवी देवताओं और परंपराओं का अपमान किया जाता था। भगवान को लट रखना पड़ता है। हमारा नाम रघुवीर माता है और हम सीलिंग को उड़ाने वाले हैं। कभी लीला जैसी सीरीज के अंदर भारत को एक फासिस्ट स्टेट दिखाया जाता था, तो कभी सेक्रेड गेम्स में सन्यासियों और साधुओं को अपराधी बनाकर दिखाया जाता था। कभी भगवान कृष्ण को इंसल्ट किया जाता था, तो कभी हनुमान को। और हद तो तब हो गई जब नेटफ्लिक्स ओपनली लव जिहाद को प्रमोट करने लग गया था अपने प्लेटफॉर्म से। लेकिन इन शॉर्ट, जो नेटफ्लिक्स प्रैक्टिकली हर दूसरे शो में हिंदू धर्म को बैकवर्ड, रिग्रेसिव और डेंजरस दिखा रहा था ना, आज वही प्लेटफॉर्म प्रो इंडिया, प्रो कल्चर और फैमिली सेफ कंटेंट बना रहा है। तो भाई साहब, ऐसे में सवाल ये उठता है कि नेटफ्लिक्स के अंदर ये बदलाव आया कैसे? आखिर जो प्लेटफॉर्म कभी हिंदू धर्म को विलेन की तरह पोर्ट्रे कर रहा था, आज वही प्रो हिंदू और प्रो नेशनलिस्टिक कंटेंट प्रमोट क्यों कर रहा है? इस वीडियो को देखिए, आपको अंत तक सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ना आपको अंग्रेजी का एक टर्म समझना होगा जिसे ओवरटोन विंडो कहते हैं। अब जिसको इस टर्म के बारे में पता है बहुत बढ़िया, लेकिन जिनको नहीं पता ना, उनको बता देता हूं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो ये बताता है कि समाज में कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल मानी जाती हैं और कौन सी चीजें अनएक्सेप्टेबल हैं। आसान भाषा में समझे तो जो आइडियाज इस विंडो के अंदर होते हैं वो सोसाइटी को नॉर्मल लगते हैं, जैसे कि विमेन एजुकेशन या फिर चाइल्ड एजुकेशन। और जो आइडियाज इस विंडो के बाहर होते हैं उन्हें एक्सट्रीम या फिर अनएक्सेप्टेबल माना जाता है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज या फिर सती प्रथा। और ये जो ओवरटोन विंडो होती है ना, ये कभी स्थिर नहीं रहती है, ये समय के साथ बदलती रहती है। जो चीज पहले गलत मानी जाती थी वही बाद में एक्सेप्टेबल बन जाती है। फॉर एग्जांपल, पहले अनटचेबिलिटी समाज का हिस्सा थी, लेकिन आज ये बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि समाज की सोच और स्वीकार्यता के लिए ये विंडो बदल चुकी है। अब जब नेटफ्लिक्स भारत में आया था ना, तब ये ओवरटोन विंडो पूरी तरीके से लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ झुकी हुई थी। और इसकी ना वजह भी साफ थी, क्योंकि आजादी के बाद से ही पावर में रहने वाले लोगों ने इस विंडो को उसी दिशा में शेप किया था। इन्होंने ऐसा नैरेटिव बनाया था कि धर्म और राष्ट्रवाद को बैकवर्ड माना जाए, जबकि अपने ही कल्चर को मॉक करने को एलिटिज्म की निशानी बताया जाए। दशकों तक यही कल्चर पनपा और इसी कल्चर के दौरान नेटफ्लिक्स ने भारत में एंट्री मारी। और उस समय एक कंपनी जो थी ना, अमेरिका में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट ब्रांड बन चुकी थी। वहां पर नेटफ्लिक्स ऑलरेडी हाई क्वालिटी शोज बना रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसी प्लेटफॉर्म ने अपने कंटेंट के थ्रू वोकिज्म का जहर फैलाना शुरू कर दिया। अगर आपको जानना है कि अमेरिका में इस वोक एजेंडा को नेटफ्लिक्स ने कैसे फैलाया, तो उसके लिए हमने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। खैर, हम नेटफ्लिक्स यही आइडियोलॉजिकल इन्फेक्शन भारत में बेचना चाहता था। नेटफ्लिक्स ने भारत में कदम रखते ही ये तय कर लिया था कि वो उस वर्क को टारगेट करेगा जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल को एस्पिरेशन मानता है और अपने भारतीय पहचान को बोझ समझता है। यानी वही इंग्लिश स्पीकिंग अर्बन एलीट जो खुद को बाकी भारत से ज्यादा मॉडर्न समझते थे। यही वो लोग थे जो नेटफ्लिक्स के इस लिबरल नैरेटिव को खुशी खुशी कंज्यूम करने वाले थे।
और इस तरीके से जनवरी 2016 में नेटफ्लिक्स ने भारत में खुद को लॉन्च करते ही एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म के रूप में पेश कर दिया। शुरुआती कंटेंट का करीब 70% हिस्सा वेस्टर्न था, जैसे कि नार्कोस, हाउस ऑफ कार्ड्स, स्ट्रेंजर थिंग्स। इस प्रकार के शो से नेटफ्लिक्स भरा हुआ था। नेटफ्लिक्स इंडिया को पता था कि अगर उसे भारत की मार्केट को डोमिनेट करना है ना, तो उसे अर्बन इलीट ऑडियंस को पकड़ना होगा जो उसकी पोटेंशियल ऑडियंस है, और उसके लिए उसे वही कंटेंट बनाना होगा जो उस समय की ओवरटोन विंडो में कूल माना जा रहा था। और 2016, 17, 18 में कूल का मतलब होता था कि हिंदू संस्कृति को बैकवर्ड दिखाना, नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को गलत ठहराना और वेस्टर्न लिबरलिज्म को अल्टीमेट इलीटिज्म की तरह पेश करना। बस फिर क्या था, यहीं से नेटफ्लिक्स ने अपने कंटेंट में एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा डालना शुरू कर दिया। नेटफ्लिक्स ने मासेस के लिए नहीं बल्कि अमीर अंग्रेजी बोलने वाले वर्ग के लिए कंटेंट बनाना शुरू किया, जो कि उसका टारगेट भी था। नेटफ्लिक्स ने अर्बन सेंट्रिक मूवीज बनाई और उसके ना जाने कितने एग्जांपल्स हैं। बॉम्बे बेगम्स, जिसमें एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियाज परोसे गए थे। मसाबा मसाबा, जिसमें जबरदस्ती खुद को वेस्टर्न और कूल दिखाने का डेस्परेट अटेम्प्ट दिखाया गया है। अब हुआ ये कि नेटफ्लिक्स की यही स्टोरी टेलिंग धीरे धीरे सटल प्रोपेगेंडा बनती चली गई। ये मैसेज दिया गया कि मॉडर्न और इलीट होने का मतलब अपने धर्म, अपनी जड़ों और अपने ट्रेडिशन से शर्म महसूस करना है। धीरे धीरे नेटफ्लिक्स के शोज में हर समस्या की जड़ भारतीय कल्चर को बताया गया, फैमिली सिस्टम को ऑपरेसिव दिखाया गया, मदरहुड यानी कि मातृत्व को बर्डन और मैरिज को स्लेवरी दिखाया गया, गुलामी दिखाया गया। ट्रेडिशन को प्रोग्रेस का दुश्मन बता दिया गया। इनफैक्ट 2018 के बाद नेटफ्लिक्स ने जो भी इंडियन ओरिजिनल्स बनाए वो आउटराइट प्रॉब्लमेटिक थे। लीला नाम की सीरीज आई थी 2019 में। इसमें भारत को एक ऐसे स्टेट के रूप में दिखाया गया जो लोगों के साथ बर्बरता कर रहा है, खासकर माइनॉरिटी के साथ। इस सीरीज में एक फिक्शनल हिंदू नेशन आर्यवर्त दिखाया गया, जहां सैफ्रॉन फ्लैग्स, टेम्पल बेल्स और वैदिक चांट्स, वैदिक मंत्रों को फासिज्म के सिंबल की तरह पेश किया गया था। सैक्रेड गेम्स जो थी वो भी 2018-19 में आई थी। हिंदू संतों और रिचुअल्स को मॉक किया गया था इसमें। अहम ब्रह्मास्मि जैसे पवित्र वैदिक वाक्य है जो आत्मबोध और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का प्रतीक है, उसे क्राइम से जोड़ा गया था। इसके अलावा घूल आई थी 2018 में। इसमें नेशनलिज्म और हिंदुत्व आइडियोलॉजी को हॉरर एलिमेंट्स के रूप में पेश किया गया था। जो आइडियोलॉजी इस देश की बैकबोन है उसे मॉन्स्टर बना दिया गया था। शो के अंदर एक फांसीवादी हिंदू स्टेट दिखाया गया था जो कि फ्यूचर के अंदर माइनॉरिटीज की हत्याएं कर रहा है। इसके अलावा सीरियस मैन, ओवरऑल शो ठीक था, लेकिन इसमें भी उन्होंने जबरदस्ती फेक एंटी ब्राह्मण कोट्स डालकर अपना एजेंडा घुसेड़ दिया था। इसके अलावा 2020 में आई कृष्णा एंड हिज लीला। इसमें तो नेटफ्लिक्स ने सारी हदें पार कर दी थी। इसमें जानबूझकर हीरो का नाम कृष्ण रखा गया था और उसे कैरेक्टर लेस दिखाया गया था, जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम राधा है। यह हमारे देवी देवताओं का डायरेक्ट अपमान किया गया था। इसके अलावा आई थी चिप्पा। इसमें भगवान हनुमान को इंसल्ट किया गया था। हद तो तब हो गई थी जब ऐसे शोज आने लगे जिसमें लव जिहाद को नॉर्मलाइज, सामान्य करने की कोशिश शुरू हो गई थी। अ सूटेबल बॉय आई थी 2020 में। मीरा नायर द्वारा बनाई गई इस सीरीज में एक सीन आता है जहां पर मुस्लिम बॉय और हिंदू लड़की जो होती है उसको एक मंदिर के अंदर किस करते हुए दिखाया जाता है। सीन का बैकड्रॉप जानबूझकर मंदिर रखा गया था। और धीरे धीरे नेटफ्लिक्स पर ऐसे ओरिजिनल्स की बाढ़ आ जाती है जो कि हिंदू सिंबल्स, ट्रेडिशंस और फेस्टिवल्स को रिग्रेसिव दिखाते थे। इनफैक्ट भाई साहब ये बात कहनी भी गलत नहीं होगी कि अगर हैरी पॉटर को नेटफ्लिक्स बनाता तो हैरी जो होता है ना वो मुस्लिम होता और ड्रैको जो है वो हिंदू ब्राह्मण होता। नेटफ्लिक्स वाले अगर एवेंजर्स बनाते ना तो उसमें थैनोस को संघी दिखा देते, और अगर बैटमैन नेटफ्लिक्स वाले बना देते तो गौथम सिटी की बर्बादी अपराधी नहीं करते, एक त्रिपुंडधारी हिंदू को करते हुए दिखा देते। अब ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स के खिलाफ कोई विरोध नहीं हुआ है, विरोध हुआ, आउटरीच भी हुआ, कैंपेन्स भी चलाए गए थे इस समय। इनफैक्ट बाकायदा कई लोगों ने तो नेटफ्लिक्स को बैन तक करने की डिमांड कर दी थी, लेकिन नेटफ्लिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें पता था कि उनका लॉयल अर्बन ऑडियंस जो है ना वो सब कंटेंट यही चाहता है। तो इसी कारण से बॉयकॉट का उनके ऊपर कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हो रहा था, उल्टा उनका धंधा बढ़ रहा था। तो फिर दिक्कत ही क्या थी? फिर क्या, एक के बाद एक और हिंदू फोबिक ओरिजिनल्स आने लग गए। सारे के सारे शोज के अंदर ना हिंदू फोबिक एलिमेंट्स कूट कूट कर भरे हुए थे, फिर भी ये सब सुपर हिट हो रहे थे। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ एक संयोग था। असल में नेटफ्लिक्स को उस समय फंडिंग और बैकिंग भी लिबरल लोगों से मिलने लग गई थी। उल्टा नेटफ्लिक्स ने इस समय ऐसे कई प्रोडक्शन हाउसेस से डायरेक्ट टाई अप कर लिया था जिनका इतिहास ही ऐसे प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने का रहा था। फॉर एग्जाम्पल फैंटम फिल्म्स ने सैक्रेड गेम्स बनाई, क्लीन स्लेट फिल्म्स ने घूल और बुलबुल बनाई, और यही धार्मिक एंटरटेनमेंट ने बॉम्बे बेगम्स और मसाबा मसाबा बनाई। ये वही लेफ्ट लिबरल बॉलीवुड का सर्किट था जो सालों से एक ही पैटर्न को दोहरा रहा था कि हिंदू आइडेंटिटी प्रॉब्लम है, हिंदू आइडेंटिटी को छोड़ दो, वेस्टर्न इमिटेशन ही प्रोग्रेस है। और यही इको चैम्बर जो है ना वो नेटफ्लिक्स के इंडियन ओरिजिनल्स का ब्रेन बन गया। इसने ऐसा कंटेंट इकोसिस्टम तैयार किया जहां हिंदू फोबिया,
क्रिएटिव लिबर्टी बन गई। हिंदू ऑडियंस जो नेटफ्लिक्स को कंज्यूम करते थे उनके अंदर ये फीड किया जाने लग गया कि देखिए आपका धर्म तो सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए यूज हो सकता है, बाकी तो ये काफी रिग्रेसिव है, अनकूल है, ऑपरेसिव है, दमनकारी है, कल्चरहीन है। और इन सारे पैटर्न से ना धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन के रूप में काम किया, जिसने इंडियन यूथ के दिमाग में कल्चरल इंफीरियरिटी को कूल बना दिया। और सिर्फ नेटफ्लिक्स ही नहीं, बाकी के जो दूसरे OTTs थे ना, वो भी हिंदूफोबिक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे उस समय। लेकिन भाई साहब कहते हैं ना कि समय का जो पहिया होता है वो धीरे धीरे घूमता ही है। ठीक यही हुआ। समय के साथ हिंदू नेशनलिज्म, हिंदू राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, हिंदुत्व मेन स्ट्रीम नैरेटिव में आ गया और यहीं से ओवरटोन विंडो हिलने लग गई, शिफ्ट होने लग गई। देखिए, आप तो जानते ही हो कि मोदी गवर्नमेंट में हिंदुत्व भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक डोमिनेंस हासिल करने लगी है और इसी के कारण जो ओवरटर्न विंडो है वो भी शिफ्ट होने लगी है। और इसी कारण से जो ऑडियंस सालों से इस एंटी हिंदू एनवायरनमेंट को सहते हुए आ रही थी वही अब जागने लगी थी। अब वो चुप नहीं थी। अब हिंदू समाज को समझ में आने लगा था कि हर शो, हर फिल्म में उनका धर्म का या तो मजाक बन रहा है या फिर उन्हें विलन दिखाया जा रहा है। और यहीं से शुरू हुआ नेटफ्लिक्स के खिलाफ वो सबसे बड़ा कल्चरल बैकलैश, द बॉयकॉट वेव। लोग अपने धर्म को लेकर अब वोकल होने लगे थे। धीरे धीरे नेटफ्लिक्स के ऐसे एंटी हिंदू कंटेंट के खिलाफ कैंपेन छेड़ दिया गया। ट्विटर के ऊपर #बॉयकॉट नेटफ्लिक्स जैसे कैंपेन्स शुरू हो चुके थे। देखते ही देखते ये हैशटैग्स जैसे स्टॉप हिंदू फोबिया ऑन OTT या बॉयकॉट नेटफ्लिक्स हफ्तों तक ट्रेंड करने लगे। सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं, यूट्यूब पर नेशनलिस्ट क्रिएटर्स, हिंदू इन्फ्लुएंसर्स और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स ने नेटफ्लिक्स की हिपोक्रेसी और सेलेक्टिव टारगेटिंग को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। हर एक प्लेटफॉर्म पर बस एक ही बात की जा रही थी, अगर नेटफ्लिक्स को हिंदुओं का पैसा चाहिए तो हिंदू कल्चर का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे आउटरीच अब डिजिटल से निकलकर लीगल सिस्टम तक पहुंचने लगा था। कई जगह पर नेटफ्लिक्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई। बीजेपी ने खुद नेटफ्लिक्स के खिलाफ 295A जैसे सेक्शंस लगाकर मध्य प्रदेश में FIR दर्ज करवाई। पर वो कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो हिंदुओं ने भी वही करना शुरू कर दिया। बेसिकली पहले नेटफ्लिक्स को कोई मॉनेटरी लॉस नहीं होता था। वो कुछ भी परोसे, उनकी ऑडियंस जो मेनली यूथ हुआ करती थी वो उसको सीधा देख लिया करती थी। लेकिन ओवरटर्न विंडो का इम्पैक्ट कोई छोटा मोटा नहीं होता है, ये पूरी सोसाइटी को बदलता है। और फिर ना सेम ऐसा ही होना शुरू हुआ। नेटफ्लिक्स की खुद की ऑडियंस जो यूथ थी वो खुद नेटफ्लिक्स के इस हिंदू फोबिक कंटेंट के खिलाफ खड़ी होनी शुरू हो गई और उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। और फिर नेटफ्लिक्स कोई भी हिंदू फोबिक कंटेंट निकालता वैसे ही उसको बॉयकॉट कर दिया जाता और इसी तरीके से बॉयकॉट मूवमेंट बड़ा बनता गया। और इस सब के करने से पहली बार नेटफ्लिक्स को डायरेक्ट मॉनेटरी लॉस देखने को मिला। हालत ये हो गई थी कि जो नेटफ्लिक्स कुछ साल पहले तक इंडिया को अपनी सबसे बड़ी पोटेंशियल मार्केट के रूप में देख रहा था, वही अब ग्रोथ के मामले में ठहराव देखने लगा था। नेटफ्लिक्स के CEO रीड हेस्टिंग्स, उनको खुद कहना पड़ा कि इंडिया में नेटफ्लिक्स रेलेवेंस खो रहा है और ये उनके लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। 2022 से नेटफ्लिक्स की हालत और ज्यादा बिगड़नी शुरू हो गई थी। फिर क्या, नेटफ्लिक्स का सब्सक्राइबर ग्राफ स्टैग्नेंट तो छोड़िए, गिरना शुरू हो चुका था। नेटफ्लिक्स की शेयर वैल्यू स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी से नीचे गिर रही थी। नेटफ्लिक्स के जो इन्वेस्टर्स थे ना, उनको हैवी लॉस उठाना पड़ रहा था। नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स भी हर साल तेजी से नीचे गिर रहे थे और नेटफ्लिक्स ने ऑडियंस को रिटेन करने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन का प्राइस आधा कर दिया था। पर ना इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में नेटफ्लिक्स का मार्केट शेयर घटकर 10% से भी नीचे आ चुका था। इससे ना एक बात आप क्लियरली समझ सकते हो, भारत की मेजॉरिटी ऑडियंस ने नेटफ्लिक्स के प्रोपेगेंडा को कंप्लीटली रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। ऑडियंस का ना सिंपल सा लॉजिक था, अपने पैसों से अपने ही धर्म की बेइज्जती क्यों देखें। नेटफ्लिक्स का ओवर कॉन्फिडेंस अब ट्रैप बन चुका था। फिर क्या, हालत यहां तक पहुंच गई कि नेटफ्लिक्स को अपना रवैया बदलना पड़ा। फिर क्या था, उन्होंने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सेक्रेड गेम्स जैसी कंट्रोवर्शियल सीरीज के 3rd पार्ट को बनाने से मना कर दिया। फिर अन्नपूर्णी जैसी फिल्म जिसमें हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट करने वाले डायलॉग्स थे, उसे प्लेटफॉर्म से तुरंत हटा दिया गया
और माफी भी मांगी गई। लेकिन जब तक नेटफ्लिक्स ये सब कुछ कर पाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दूसरी तरफ बाकी के जो OTT प्लेटफॉर्म्स थे वो इस कल्चरल शिफ्ट को पहले ही समझ चुके थे। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, इन सब ने स्मार्टली अपने कंटेंट स्ट्रेटेजी को ना इंडियनाइज कर लिया था। उन्होंने फैमिली सेफ, इमोशनल और कल्चरली रूटेड शोज बनाना शुरू कर दिया था। और इसके कारण ना देखते ही देखते ये सारे जो OTTs थे ये इंडिया में नेटफ्लिक्स को टक्कर देने लगे, बावजूद इसके कि नेटफ्लिक्स के पास ज्यादा पैसा और ब्रांडिंग दोनों ही थे। लेकिन यहां तक तो सिचुएशन फिर भी ठीक ठाक थी। दिक्कत तब होनी शुरू हुई जब इसमें सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर TVF उसका राइज होना शुरू हुआ। TVF ने सिंगल हैंडेडली नेटफ्लिक्स के साथ साथ पूरे अर्बन OTT बबल को हिलाकर रख दिया। TVF द वायरल फीवर ने नेटफ्लिक्स को प्रैक्टिकली सिखा दिया था कि असली इंडिया क्या देखना चाहता है। TVF ने कोटा फैक्ट्री, एस्पिरेंट्स, गुल्लक, पंचायत जैसे शोज के थ्रू वो कर दिखाया था जो नेटफ्लिक्स लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी नहीं कर पा रहा था। TVF के ये शोज इंडियनाइज्ड होते थे, इनमें पावरफुल स्टोरी होती थी और कल्चर को बहुत अच्छे से दिखाया जाता था। देखते ही देखते TVF का कंटेंट ब्लॉकबस्टर होने लगे और आयरनी ये रही कि नेटफ्लिक्स को बाद में इन्हीं इंडियन क्रिएटर्स से कंटेंट खरीदना पड़ा। नेटफ्लिक्स को अब समझ में आने लगा था कि ऑडियंस को फैंटेसी तो चाहिए, पर ऐसी फैंटेसी चाहिए जो थोड़ी रियल तो लगे। और TVF ने तो दिखा दिया था कि पब्लिक को अपना नॉस्टैल्जिया देखकर बहुत मजा आ रहा है। पब्लिक को ऐसा कंटेंट चाहिए जिससे वो रिलेट कर पाए, ना कि ऐसा जो रियलिटी से पूरी तरीके से कटा हुआ हो और ऊपर से उनके ही कल्चर को बदनाम करे। और अगर समय रहते नेटफ्लिक्स खुद को नहीं सुधारती तो वो दिन दूर नहीं था जब इंडिया में नेटफ्लिक्स की मार्केट को बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स पूरी तरीके से खत्म कर देते। यहीं से नेटफ्लिक्स ने अपना कंप्लीट U-टर्न लेना शुरू किया और यहीं से शुरू हुआ नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए धीरे धीरे ना नेटफ्लिक्स को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर उसे भारत में टिकना है तो यहाँ की जनता की भावनाओं को समझना पड़ेगा। हिंदू दर्शक ना अब सिर्फ एक ऑडियंस नहीं रह गया था, वो एक संगठित कंज्यूमर फोर्स बन चुका था। जो ऑडियंस पहले चुपचाप हर एंटी हिंदू सीन को देखकर भी सब्सक्रिप्शन चला रही थी ना, वही अब ओपनली बोल रही थी कि हम अपने पैसों से अपने धर्म का मजाक उड़ता नहीं देखेंगे। और नेटफ्लिक्स को ये समझ में आ गया था कि अगर उसने ये सिग्नल इग्नोर किया तो उसका पूरा इंडियन मार्केट खत्म हो सकता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मोस्टली हिंदू ही खरीद रहा है। नेटफ्लिक्स के लिए सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल डिफीट नहीं थी, ये एक बिजनेस इमरजेंसी थी, क्योंकि बॉयकॉट कैंपेन्स, FIRs और नेगेटिव पब्लिसिटी उसके ब्रांड को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही थी। हर बार जब कोई नया शो आता था ना जिसमें हिंदू आइडेंटिटी को विलेन की तरह दिखाया जाता था तो तुरंत बॉयकॉट नेटफ्लिक्स ट्रेंड करने लग जाता था। और इससे ना सिर्फ नेटफ्लिक्स की इमेज गिर रही थी बल्कि एडवर्टाइजर्स और पार्टनर्स वो भी कॉशियस हो रहे थे। अब नेटफ्लिक्स उस रिस्क को उठाने की स्थिति में नहीं था जो पहले उठा रहा था और इस कारण से नेटफ्लिक्स ने अपने पुराने DNA को प्रैक्टिकली बदल डाला। जो प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया भर में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए बदनाम हो चुका था, वही प्लेटफॉर्म भारत में कल्चरली रूटेड, फैमिली सेफ और प्रो इंडिया कंटेंट बनाने लग गया। और ये बदलाव ना अचानक किसी एनलाइटमेंट से नहीं आया था, ये आया था डर से, हिंदू ऑडियंस को खोने का डर, जो कि एक्चुअल सब्सक्रिप्शन देकर देख रहे थे। बाकी लोग कैसे देखते हैं आपको पता है। नेटफ्लिक्स की लगातार गिरती मार्केट के कारण ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि एक और कंट्रोवर्सी हो जाए और उनका ब्रांड ही खत्म हो जाए, क्योंकि अब हिंदू ऑडियंस ना अपने मॉनेटरी पावर को दिखा रहा था। और इसी कारण से ना नेटफ्लिक्स ने सबसे पहले ये काम किया कि जितने भी नेटफ्लिक्स पर एंटी हिंदू कंटेंट थे ना उनको या तो हटाना शुरू कर दिया या जो आने वाले थे उनको कैंसिल करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स ने सेक्रेड गेम्स 3 जो उनका कभी फ्लैगशिप सीरीज था उसको कैंसिल कर दिया। इनफैक्ट CEO टेड सारंडोस ने खुद 2025 में निखिल कामत के पॉडकास्ट में माना कि भारत में हमने सेक्रेड गेम्स को लॉन्च करके गलती की थी और अगर उनको दोबारा से मौका मिलता ना तो वो सेक्रेड गेम्स की जगह ऐसा कंटेंट लाते जो मेन स्ट्रीम भारत को ज्यादा पसंद आता। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद अनुराग कश्यप की मैक्सिमम सिटी उसको बंद कर दिया गया। यह फिल्म ना हिंदू मुस्लिम टेंशन्स पर आधारित थी और उसी ओल्ड आइडियोलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करती थी जिसमें हिंदू आइडेंटिटी को हमेशा एग्रेसिव और विलेन की तरह दिखाया जाता था। लेकिन नेटफ्लिक्स ने इसे रिलीज से पहले ही मार दिया, क्योंकि अब उसे मालूम था कि एक गलती और पूरा मार्केट हाथ से निकल सकता है। बस फिर क्या था,
तभी से अनुराग कश्यप नेटफ्लिक्स पे भड़के हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि नेटफ्लिक्स डरपोक हो चुकी है, उसका बॉयकॉट की हालत से ना उसकी स्थिति खराब हो चुकी है। लेकिन नेटफ्लिक्स जो है ना वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि मेन स्ट्रीम हिंदू ऑडियंस को टारगेट किया जा सके। और अनुराग चाचा ना इस चीज से इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि बाकायदा नेटफ्लिक्स के ओनर को ही गलियाना शुरू कर दिया है। लेकिन इन गालियों के बावजूद भी ना नेटफ्लिक्स बैक टू बैक ऐसे कंटेंट को शेल्व कर रहा है जो कि नेटफ्लिक्स को बैकलैश दे सकता है। चाहे वो विक्रमादित्य मोटवानी की इंदिराज इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्री हो जिसमें इंदिरा गांधी के इमरजेंसी को जस्टिफाई करने के लिए मोदी गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप की तरह दिखाया जा रहा था। और आपको ये भी बता दूं कि इस प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी नेटफ्लिक्स ने $1 मिलियन यानी $10 लाख खर्च कर दिए थे, फिर भी नेटफ्लिक्स ने इसे शेल्व कर दिया है। सेम ऐसे ही दिवाकर बैनर्जी की फिल्म 30 जो कि प्योर प्रोपेगेंडा फिल्म थी, वो भी क्वाइटली क्वाश कर दी गई है। लेकिन इतना ही नहीं, इन सब चीजों के बाद ना नेटफ्लिक्स कई ग्राउंडेड फिल्में लेकर आया है जो कि भारत की रियलिटी से कनेक्टेड हो, जैसे कि मामला लीगल है, इडली कढ़ाई, और ये फिल्में ना काफी पॉपुलर हुई हैं। पिछले 1-2 सालों तक भी ना नेटफ्लिक्स ने कुछ ऐसी फिल्में अपने प्लेटफॉर्म पर डाली थी जो कंट्रोवर्सी में आई थी, लेकिन इस साल नेटफ्लिक्स ने ऑलमोस्ट पूरा गेम उलट दिया है। नेटफ्लिक्स पर एक के बाद एक इंडिक फिल्में आ रही हैं, चाहे वो महाअवतार नरसिम्हा हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, चाहे वो अभी रिलीज हुई बारामूला हो, जो कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुई ट्रेजेडी को रियलिटी में सबको दिखा रहा है। ये वही नेटफ्लिक्स था जहां पर आर्यवर्त जैसे काल्पनिक हिंदू फासिस्ट देश बनाकर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था, अब वही भारत को पॉजिटिव और डिग्निफाइड रूप में दिखा रहा है। यानी शायद अब नेटफ्लिक्स वही बनाने की कोशिश कर रहा था जो ऑडियंस देखना चाहती थी, प्रो इंडिया, प्रो कल्चर, फैमिली सेफ कंटेंट, और ऑडियंस ने भी इस बार साथ दिया। व्यूअरशिप के अंदर स्टडी ग्रोथ आई। पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट्स जो थे ना वो 2025 में 63% बढ़ गए। रेवेन्यू 3,768 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नेटफ्लिक्स का ये जो बदलाव है वो उसके लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। और नेटफ्लिक्स ने कदाचित आखिरकार ये सीख लिया कि भारत में यदि पैसा कमाना है ना तो भारत की संस्कृति का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन अब ना असली सवाल ये उठता है कि क्या नेटफ्लिक्स का ये जो बदलाव है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा? क्या नेटफ्लिक्स का जो चेंज ऑफ हार्ट एक तरीके से दिख रहा है ये सिर्फ सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी है या फिर बिजनेस स्ट्रैटेजी है? देखिए, आज नो डाउट नेटफ्लिक्स लगातार प्रो इंडिया या प्रो हिंदू कंटेंट बना रहा है या एटलीस्ट हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहा है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि नेटफ्लिक्स को अचानक भारतीय संस्कृति, परंपरा और धर्म से इतना प्रेम हो गया कि उसने अपने सारे पुराने पाप धो डाले, तो आप ना गलत हो। क्योंकि देखिए, टू बी ऑनेस्ट, सच्चाई यही है कि नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों के पास दिल नहीं होता, डेटा होता है। और डेटा ने नेटफ्लिक्स को यह सिखा दिया है कि भारत में यही चलेगा। यानी मुद्दे की बात यह है कि भारत की भावनाओं को इग्नोर करके कोई भी ग्लोबल कंपनी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। नेटफ्लिक्स ने जो बदलाव किए वो भावनात्मक नहीं थे, मॉनिटरी बेसिस पे थे। नेटफ्लिक्स की भावनाएं क्या हैं वो मैं आपको ना संक्षेप में बताता हूं। रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म बारामूला, इस फिल्म में मानव कौल और भाषा सुमली दोनों मेन लीड में हैं। भाषा सुमली द कश्मीर फाइल्स में मेन लीड में थी और मानव कौल एक प्योर लेफ्टिस्ट है। नेटफ्लिक्स ने पोस्टर्स में भाषा सुमली को गायब कर दिया और प्रमोट किया किसे? केवल मानव कौल को। मतलब एक कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म में लेफ्टिस्ट मानव कौल को नेटफ्लिक्स प्रमोट कर रहा है, ना कि अपने कल्चर की बात करने वाली, हर हर महादेव कहने वाली भाषा सुमली को। परशुराम के बारे में हम जानते हैं कि जब उन्होंने श्री राम की परीक्षा ली, उनका तप बल उससे नष्ट हुआ और फिर वो उस तप बल को पुनः प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जहाँ जाते हैं, वो गांव आज भी राम राधन के नाम से कश्मीर में स्थित है। पर नेटफ्लिक्स के मन में जो भी हो, इतना तो पक्का है कि नेटफ्लिक्स अब ये समझ चुका है कि भारत में नैरेटिव कंट्रोल अब लिबरल एलीट्स के हाथ में नहीं है बल्कि मासेस के हाथ में है। और अगर वो मासेस तक कनेक्शन अपना नहीं बनाएंगे ना तो उनका वही हाल होगा जो बॉलीवुड का हुआ है। नेटफ्लिक्स ने महसूस किया कि ये वही ऑडियंस है जो सबसे ज्यादा स्पेंडिंग पावर रखती है, सब्सक्रिप्शन देती है और फैमिली व्यूअरशिप डिसाइड करती है। जब वही ऑडियंस नाराज होने लगे तो प्लेटफॉर्म की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठने लगते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नेटफ्लिक्स ने कोई मॉरल रियलाइजेशन नहीं किया, उसने बस एक प्रैग्मेटिक अडेप्टेशन किया है, यानी बिजनेस बचाने के लिए स्ट्रैटेजी अपनाई है। इसी कारण नेटफ्लिक्स अब बैक टू बैक ऐसा कंटेंट बना रही है जो मासेस को अपील करे, रूटेड, फैमिली सेफ और प्रो इंडिया टोन में हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या नेटफ्लिक्स का ये जो चेंज है ये लॉन्ग टर्म के लिए है? तो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्यूचर किसी को नहीं पता। नेटफ्लिक्स में जेन्युइन चेंज आया है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि अगले ही साल नेटफ्लिक्स
फिर से कोई एंटी हिंदू मूवी निकाल दे, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये बात तो श्योर है कि जो एक समय नेटफ्लिक्स आउटराइटली एंटी हिंदू और हिंदूफोबिक कंटेंट बनाया करता था, आज वो पूरा गेम पलट चुका है और ये नेटफ्लिक्स के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। नेटफ्लिक्स का ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कंज्यूमर प्रेशर और ओवरटर्न विंडो के शिफ्ट होने का डायरेक्ट नतीजा था और इस बदलाव का जो पूरा श्रेय है वो हर उस सामान्य हिंदू दर्शक को जाता है जिसने अपनी आर्थिक और सामाजिक शक्ति से नेटफ्लिक्स जैसे ग्लोबल कॉरपोरेशन को झुकने पर मजबूर कर दिया। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और जॉइन बटन इन तीनों के थ्रू कर सकते हैं। इनके जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।